तो रामायण काल पे आज हमें बात करनी थी। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इट मीन्स वो जो इनिशियल लेवल पे हमें बात करनी थी वर्गीकरण वाला। उसके बाद मैंने कहा था कि रामायण काल और फिर महाभारत काल पे आज हम लोग बात करेंगे। तो रामायण काल के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, इसको समझने की हम लोग कोशिश करें। तो वाल्मीकि कृत रामायण में, ठीक है, आपके वाल्मीकि कृत रामायण में उत्तर कौशल एवं दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। ठीक, कौन से में आपके वाल्मीकि कृत रामायण में दो चीज़ों का उल्लेख मिलता है। एक आपका उत्तर कौशल, ठीक, ये हो गया आपका उत्तर कौशल, और दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, उत्तर कौशल को ऐसा, ठीक है, उत्तर कौशल सरयू नदी के तट पर स्थित है और आपके दक्षिण कौशल विंध्याचल पर्वत के साउथ में स्थित है, ऐसे कहा जाता है। तो इसके बारे में हम मान्यता यहाँ थी कि उत्तर कौशल, ठीक है, ये जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है, और ये आपके दक्षिण कौशल है, ये ऐसा कहा जाता था कि यह विंध्याचल, ठीक है, कहा जाता है कि ये विंध्याचल के दक्षिण में स्थित था। क्लियर है? तो मैं फिर कह रहा हूं, वाल्मीकि रामायण में उत्तर कौशल एवं दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। उत्तर कौशल एंड दक्षिण कौशल आर मेंशनेड इन द रामायण ऑफ वाल्मीकि। क्लियर है? उत्तर कौशल वाज, ठीक है, उत्तर कौशल वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर। क्लियर है? एंड दक्षिण कौशल वाज सिचुएटेड ऑन द साउथ पार्ट ऑफ द विंध्याचल माउंटेन। तो यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। फिर मैं बता दूं, उत्तर कौशल के राजा, ठीक, यहाँ तक एकदम चीज क्लियर है। उत्तर कौशल के राजा, ठीक है, दशरथ थे। उत्तर कौशल के राजा दशरथ थे, यहाँ तक क्लियर है। और दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत थे। हालांकि दक्षिण कौशल का कौशल नाम ही कौशल राजा के नाम पे पड़ा था, लेकिन कालांतर में यहाँ के राजा भानुमंत थे और यहाँ के राजा दशरथ थे। इनकी पुत्री का नाम कौशल्या था, ठीक है, कौशल्या। तो माता कौशल्या भानुमंत की पुत्री थी, ठीक है। तो राजा दशरथ का विवाह, ठीक है, माता कौशल्या के साथ हुआ, ठीक है। तो राजा दशरथ ने माँ कौशल्या के साथ विवाह किया। तो यहाँ तक कि एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करें। मैं बिल्कुल एक एक करके थोड़ा डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाल्मीकि कृत रामायण में उत्तर कौशल एवं दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। पहला लाइन आपकी ये होनी चाहिए। दूसरी लाइन आपकी ये होनी चाहिए कि उत्तर कौशल सरयू नदी के तट पर स्थित था और आपका दक्षिण कौशल विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित था। और मैं कह रहा हूँ कि उत्तर कौशल के राजा दशरथ थे। क्लियर है? और ये छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण कौशल का एक पार्ट था, मैं बताता हूँ। तो उत्तर कौशल के राजा कौन थे? दशरथ थे। दशरथ वॉज द किंग ऑफ उत्तर कौशल। क्लियर है? और उसी प्रकार देखेंगे भानुमंत जो आपके थे, भानुमंत जी थे, ये दक्षिण कौशल के राजा थे। भानुमंत वॉज द किंग ऑफ दक्षिण कौशल। अब इनकी पुत्री का नाम कौशल्या था, ठीक है। एंड उत्तर कौशल किंग, जो आपको उत्तर कौशल किंग है, ठीक है, राजा दशरथ वॉज मैरिड टू माँ कौशल्या। क्लियर है? तो इनसे इनका विवाह हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक एकदम चीज़ें क्लियर हुई। बिकॉज भानुमंत हैड नो सन, दैट इज द रीजन दैट दक्षिण कौशल वॉज मर्ज इनटू द किंगडम ऑफ द किंग दशरथ। क्लियर है? तो भानुमंत का कोई सन नहीं था, मतलब इनके पुत्र नहीं होने के कारण, ठीक है, इनके पुत्र नहीं होने के कारण दक्षिण कौशल का यह क्षेत्र राजा दशरथ के साम्राज्य में मिला दिया गया। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब क्यों मिला दिया गया? क्योंकि इनका पुत्र नहीं था और राजा दशरथ ने माता कौशल्या के साथ विवाह किया है, ठीक है, किया था। तो आपने देखा है कि भानुमंत के कोई पुत्र नहीं होने के कारण ये भानुमंत का जो क्षेत्र है दक्षिण कौशल, इसे भी कहाँ मिला दिया गया? राजा दशरथ के साम्राज्य में मिला दिया गया। अब छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं वो दक्षिण कौशल का हिस्सा था। प्रेजेंट छत्तीसगढ़ वाज अ पार्ट ऑफ द दक्षिण कौशल। तो इसको देखेंगे, प्रेजेंट छत्तीसगढ़, ठीक है, इसका हिस्सा था। तो इतना क्लियरली रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपको शुरू लेवल पे समझनी है। अब इसके आगे एक चीज़ और मिलता है कि जब क्या बोलते हैं, दशरथ, ठीक है, दशरथ, अब इनके पुत्र तो श्री राम जी हुए, ठीक है। तो उनके बाद का यहाँ पे उल्लेख मिलता है, जहाँ जैसे मैंने किताबों में देखा है। अब मेरे पास 2-3 किताबें हैं, है ना, उनके आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने जो समझा उस चीज़ को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये किताबों के अनुसार है, ठीक है। तो इसको आप लोग वैसे ही समझने की कोशिश करें, जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है, जिस हिसाब से बताया जाता है, उसी हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास 2-3 ऐसे बुक हैं। एक तो हिंदी ग्रंथ अकादमी का है,
तो देखेंगे राजा दशरथ और माता कौशल्या, अब इनके बाद राम का यहाँ पे अच्छे खासे उल्लेख होना चाहिए, लेकिन राम के बाद एक उल्लेख मिलता है, ठीक है, वो लव और कुश का मिलता है। तो राम के बाद, ठीक है, ये दोनों का फिर से लव और कुश में विभाजन हुआ। तो ऐसे कहा जाता है कि कुश, ठीक है, उत्तर कौशल का राजा बना। राम के बाद कुश जो है, ठीक है, ठीक है, ये लव, लव देखना, ठीक है, लव हो जाएगा आपका, ठीक, लव, कुछ बोल रहा था, लव, लव उत्तर कौशल के राजा बनते हैं। लव बिकम द किंग ऑफ उत्तर कौशल, ठीक है, एंड हिज कैपिटल वाज श्रावस्ती, और उनका राजधानी श्रावस्ती था। क्लियर है। और सिमिलरली इसी प्रकार देखेंगे तो अब कुश, ठीक है, कुश कहाँ के राजा बनेंगे, ठीक, आपके दक्षिण कौशल के, एंड हिज कैपिटल वाज कुश स्थली, कुश स्थली इसको बोलते हैं, ठीक है, कुश स्थली। क्लियर है। तो इतनी चीज़ें आप शुरू लेवल पे आपको बना के रखनी, मतलब समझ बनानी है। इसके आगे हम लोग साक्ष्य पे चलेंगे, मतलब इसके प्रमाण जो छत्तीसगढ़ से मिली है, जनश्रुति के अनुसार हम लोग देखेंगे, जनमान्यता क्या है उसके संबंध में, ये सब हम लोग देखेंगे। तो इनिशियल लेवल पे आपको इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है ना। तो राम के बाद एक उल्लेख मिलता है कि लव, ठीक है, उत्तर कौशल के राजा बनते हैं, और उनका जो कैपिटल है, मतलब राजधानी श्रावस्ती होती है, ठीक। और कुश ऑब्वियसली अब लव जो है उत्तर कौशल के बनते हैं, तो कुश दक्षिण कौशल के बनेंगे, और इनकी राजधानी कुश स्थली, ठीक है, ये होती है। अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखेंगे तो इस समय छत्तीसगढ़ को, ये मैं मिटा रहा हूँ, आप एक एक करके यहाँ से आप देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसको हम लोग लास्ट में एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, उसके लिए आप चिंतित ना हो। अब एक एक करके लिखेंगे, मैं धीरे इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप लिख भी पाएँ, वरना ऑनलाइन में इतना धीरे पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समय का भी ध्यान रखा जाता है, और मैं चाहता हूँ कि बिगिनर्स जो हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखने को मिलता है कि इस टाइम में, ठीक है, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे, ये मान के चलो आपका छत्तीसगढ़ है। अभी जैसा भी बने उस पर माइंड नहीं करेंगे, ठीक है, मैं जैसा भी हो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में, ठीक, इसको उस टाइम पे क्या कहा जाता था, ठीक। तो यहाँ तक कि आपका दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, और दंडकारण्य ये भी रामायणकालीन नाम है। तो देखेंगे इस टाइम पे रामायण काल पे छत्तीसगढ़ को, ठीक है, दक्षिण कौशल कहा जाता था। इसको लिखो आप, दक्षिण कौशल कहा जाता था। आपने एक चीज़ तो यहाँ पे देखा है कि दक्षिण कौशल हमने कहा था, उसका पार्ट है, हम लोग छत्तीसगढ़ को कहते थे, ठीक है। तो उसका पार्ट है मैंने बताया था, उसका हिस्सा है बताया था। लेकिन देखेंगे रामायणकालीन नाम छत्तीसगढ़ का दक्षिण कौशल मिलता है, ठीक। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, और बस्तर को, वर्तमान आप अभी बस्तर देख रहे हैं, इन्हें दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, ठीक। अब इनकी अलग अलग राजधानी मिलती थी। तो रामायणकालीन नाम छत्तीसगढ़ का दक्षिण कौशल है, ये इनकी राजधानी कुश स्थली थी, ठीक है, इसकी राजधानी कुश स्थली थी। क्लियर है। अब दंडकारण्य, ठीक है, वर्तमान जो बस्तर है हमारा, इसे दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, और इनकी राजधानी आप देखेंगे तो भानुमती, ठीक, भानुमंती, एक्चुअल में भानुमंती थी। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, इससे पहले भी जो मैंने बताया है। अब इसके आगे आपको देखना होता है कि छत्तीसगढ़ में रामायणकालीन स्थल, मतलब वो कौन कौन से स्थल हैं जहाँ से जो आपका रामायणकालीन जितने भी घटनाएं हैं वो संबंधित थी, या फिर रामायण काल से संबंधित थी, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके आप नोट करने की कोशिश करेंगे, और सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से स्थल है। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही हम लोग, ठीक है, सबसे पहले ऊपर से नीचे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे मैं मिटा दिया, हालांकि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, सरगुजा जिला के अंतर्गत पहला। तो पहला चीज़ लिखेंगे, ठीक है, MCB लिख रहा हूँ मैं, ठीक, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहाँ का भी जो स्थल का नाम है वो सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका, ठीक। इसके बारे में लिखेंगे जो हमारे भगवान राम जी है, राम जी और माँ सीता और फिर आपका लक्ष्मण जी, ये तीनों का प्रवेश छत्तीसगढ़ में सीतामढ़ी हरचौका से हुआ था। कौन से जिला? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जिला है, यहाँ के एक जगह का हम नाम देखें तो सीतामढ़ी हरचौका, यहाँ से भगवान श्री राम, ठीक है, आपका हो जाएगा श्री राम और फिर माँ सीता, ठीक है, और फिर लक्ष्मण जी, इनका यहाँ से छत्तीसगढ़ में प्रवेश हुआ था।
ठीक है। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा अब जगह लिखेंगे, हम लोग संभाग वाइज चल रहे हैं। संभाग में सबसे पहले हमने सरगुजा संभाग के अंतर्गत एमसीबी लिया है। दूसरा देखेंगे उसी संभाग के अंतर्गत सरगुजा, ठीक है, यहाँ के बारे में देखेंगे। सरगुजा में आपने सुना है रामगढ़ की पहाड़ी, पहले हमने बात करी है, और वहाँ पे स्थित है सीता बेंगरा और फिर जोगीमारा। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि श्री राम भगवान जी को जब वनवास 14 साल का हुआ था समय उन्होंने यहाँ पे व्यतीत किया था, ठीक है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अधिकांश समय व्यतीत किया था, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था। एक चीज़ याद रखना, जब छत्तीसगढ़ आए भगवान श्री राम तो उन्होंने 75 जगह से होके गुजरा। मैं राम वनगमन पथ में इसको पढ़ाऊँगा। 75 जगह से होके ठीक है वो गए थे यहाँ से। तो 51 ऐसी जगह है, 75 में से 51 ऐसी जगह है जहाँ पे श्री राम जी ने व्यतीत किया है समय, ठीक है, वहाँ पे समय व्यतीत किया है। तो उन्हीं में से सरगुजा के अंतर्गत देखेंगे आप, ठीक। तो आपका रामगढ़ की पहाड़ी है, ठीक, रामगढ़ की पहाड़ी, और रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है सीता बेंगरा की गुफा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। यहाँ पे भगवान श्री राम और माता सीता और फिर लक्ष्मण जी ने अपना वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किया था। इसको लिखेंगे आप। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये तो रहा सरगुजा की बात, ठीक है। ऐसे एक एक करके आप लिखते जाएंगे। अब इसके आगे सरगुजा संभाग आपका खत्म होता है। इसके अब नीचे आओगे तो बिलासपुर, ठीक, एक एक करके लिखते जाओ। तीसरा रहेगा आपका बिलासपुर, मैं बीएसपी लिख रहा हूँ, ठीक, बिलासपुर। बिलासपुर में देखेंगे, ठीक, यहाँ पे एक ग्राम है कोसला, कोसला विलेज लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। इसको रामायणकालीन स्थल माना जाता है, रामायणकालीन प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। तो कोसला ग्राम स्थित है कहाँ पे? बिलासपुर में। तो बिलासपुर में स्थित कोसला ग्राम को रामायणकालीन, ठीक है, प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। इसको आप लिखेंगे, प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। तो इतनी चीज़ें पे इनिशियल आपको बात होनी चाहिए स्थलों पे। इसके आगे हम लोग और जाएंगे। एक बार मैं रिवाइज करा दूं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, मैंने कहा है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो जिला है आपका, ठीक है, जो कि फर्स्ट में ही है यहाँ पे मैप में। उसके बाद देखेंगे सीतामढ़ी हरचौका वहाँ का स्थान है जहाँ से, ठीक है ना, श्री रामचंद्र जी और फिर अपना माँ सीता और लक्ष्मण जी इनका प्रवेश हुआ था छत्तीसगढ़ में, ठीक। और ऐसा कहा जाता है कि सरगुजा की जो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा की जो गुफा है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ समय व्यतीत किए थे। बिलासपुर के अंतर्गत देखेंगे कोसला ग्राम जो कि बिलासपुर में स्थित है, इसे रामायणकालीन प्रमुख क्षेत्र कहा जाता है, प्रमुख स्थल भी इसके बारे में आप लिख सकते थे। अब इसके आगे दो चार नाम अब और देखेंगे बिलासपुर संभाग के अंतर्गत, ठीक है। एक रहेगा आपका खरौद और एक सिवरी नारायण, ठीक है। अब 75 जगह से होके श्री रामचंद्र जी गए हैं, ठीक है। उनमें से प्रमुख हम लोग साक्ष्य देख रहे हैं और मतलब कहाँ कहाँ से रामायणकालीन स्थल है उसको देख रहे हैं। इसके बाद जब हम राम वनगमन पथ के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छी खासी चीज़ों को और हमें देखना है, ठीक है। तो वहाँ और आपको स्थल मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, मैंने कहा है खरौद, ठीक, और एक मैंने कहा है सिवरी नारायण, ठीक है। इनके बारे में लिखेंगे। खरौद में एक चीज़ आप देखेंगे, ठीक, खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, खरौद में खर और दूषण नामक, ठीक है, खर और दूषण इनका साम्राज्य था और ये दोनों कौन है? रावण के, ठीक है, भाई थे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कहा है कि खर और दूषण आपने सुना होगा, ठीक। खरौद में खर एवं दूषण इनका साम्राज्य था, ठीक है। तो खर एवं दूषण का साम्राज्य था और ये रावण के भाई थे, आपको पता होगा, ठीक, रावण के भाई थे। अब देखेंगे इसमें ये पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, फ्रेश पॉइंट, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर, ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। इससे लाखा चौर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक, लाखा चौर भी मंदिर कहा जाता है। लाखा चौर मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ, ठीक है, लक्ष्मण जी ने यहाँ जो शिवलिंग स्थित है यहाँ पे 1 लाख चावल चढ़ाए थे, मतलब शिवलिंग में 1 लाख चावल चढ़ा के उसकी पूजा की थी। किसने? लक्ष्मण जी ने। तो लक्ष्मण जी ने, ठीक है, 1 लाख चावल चढ़ा के यहाँ के शिव जो शिवलिंग है वहाँ पे 1 लाख चावल चढ़ा के उनकी पूजा की थी, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? ठीक है, ये खरौद में स्थित है। तो उसका नाम क्या है? मंदिर का नाम लक्ष्मणेश्वर है। इसे इसलिए लाखा चौर मंदिर कहा जाता है, ठीक। तो इसके बारे में ये मिलता है। सिवरी नारायण में देखेंगे, आपने सबरी वाली कहानी भी सुनी है। तो माता सबरी के द्वारा जो जूठे बेर भगवान श्री राम को दिए थे, ठीक है ना,
तो भगवान श्री राम के द्वारा वो जूठे बेर खाया गया था, ठीक है, इसको तो सुने हैं। तो यहाँ पे सूर्य नारायण में यहाँ मान्यता है कि, ठीक है, सबरी ने, माता सबरी ने, ठीक, भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे, ठीक है, जूठे बेर खिलाए थे। तो यहाँ पे खिलाए थे और यहाँ इसे सूर्य नारायण को सबरी आश्रम, ठीक है, सबरी आश्रम के रूप में चिन्हांकित किया जाता है। तो इनिशियल लेवल पे इतनी चीज़ और आपको याद होना है, किसमें, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। इसके अलावा हम लोग और देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे खरौद, मैंने कहा है खर और दूषण का यहाँ साम्राज्य था, द किंगडम ऑफ खर एंड दूषण, और एक इसके भाई थे, रावण के भाई थे, ठीक है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पे लक्ष्मण जी ने यहाँ जो स्थित शिवलिंग है वहाँ पे 1 लाख चावल, ठीक है ना, चढ़ा के उसकी पूजा की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने सूर्य नारायण के बारे में बताया है, माता सबरी के द्वारा जो है श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे, मतलब श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पे जूठे बेर खाए थे, ठीक है। तो श्री राम एट ईटन बेरीज गिवन बाय सबरी, इसके बारे में आप देखेंगे। तो यहाँ सबरी आश्रम से जोड़कर देखा जाता है। अब इसके आगे हम लोग और चलें, बिलासपुर संभाग के ही अंतर्गत, तो उसमें देखेंगे एक राम झरना, जो कि आपके, ठीक है ना, रायगढ़ में स्थित है, भूपदेवपुर में स्पेशली। तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो राम झरना यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा मान्यता है कि जब माता सीता, काफ़ी प्यास लगी थी उनको, ठीक है, माता सीता वाज वेरी थर्स्टी, तब जो है भगवान श्री राम ने, ठीक है ना, अपने बाण से जो है उस झरना का निर्माण किया था, जिसे हम लोग आज राम झरना के नाम से जानते हैं। तो अगला रहेगा आपका, ठीक है, ये आपका चौथे नंबर का रहेगा, क्या कहा मैंने, रायगढ़ के अंतर्गत देखेंगे। अच्छा, इससे पहले खरौद और सूर्य नारायण जो मैंने लिखा है तो वो आपका जांजगीर चांपा है ना, ठीक है। तो रायगढ़ के अंतर्गत भूपदेवपुर, इसको देखेंगे। तो भूपदेवपुर में स्थित राम झरना है। तो राम झरना इज लोकेटेड एट भूपदेवपुर, ठीक है। तो वहाँ जो राम झरना है, इसके बारे में ऐसी मान्यता है, ठीक है, कि माता सीता, ठीक है, माता सीता जी को जब प्यास लगी थी, ठीक है, को प्यास लगी थी, तब भगवान श्री राम जी ने अपने बाण से, ठीक है, अपने बाण से इस झरने का निर्माण किया था, ठीक है, राम झरने का, ठीक है, निर्माण किया था। इसके बारे में आप देखेंगे, ठीक। तो ये रहा कौन सा, और ये राम झरना कहाँ पे स्थित है आपको पता है, भूपदेवपुर में, रायगढ़ के अंतर्गत, ठीक। तो ये आपका रायगढ़ के अंतर्गत मिलता है। इसको एक एक करके आप लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलें, तो अब महासमुंद आ जाओ, क्योंकि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आपने बिलासपुर के बारे में देख लिया है, फिर खरौद और फिर सूर्य नारायण, फिर आपने रायगढ़ के बारे में देख लिया है। अब आप रायपुर संभाग के अंतर्गत आओ, रायपुर संभाग के अंतर्गत देखेंगे महासमुंद, ठीक, महासमुंद के बारे में अब देखेंगे। महासमुंद में एक चीज़ याद रखना, ठीक है, बारनवापारा अभ्यारण्य, ठीक है, जो कि दोनों में है, महासमुंद और बलौदाबाजार दोनों में विस्तृत है। इससे पहले हमने बात करी है, फिलहाल महासमुंद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बारनवापारा में, ठीक है, तुरतुरिया आश्रम स्थित है। तुरतुरिया आश्रम इज लोकेटेड एट बारनवापारा, ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत हमने देखा था। तो बारनवापारा में तुरतुरिया आश्रम स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने, ठीक है, सीता माँ का त्याग किया था, तो सीता माता जी को, ठीक है, वाल्मीकि ने अपने आश्रम, तुरतुरिया आश्रम जो है वहाँ पे उन्होंने शरण दिया था, ठीक है। और ऐसा और मान्यता मिलता है कि वहीं पे लव और कुश का जन्म हुआ था, ठीक। तो इसके बारे में आप लिखेंगे। तो महासमुंद में मैंने कहा है यहाँ स्थित, ठीक है, बारनवापारा में तुरतुरिया आश्रम स्थित है। पहली पॉइंट यही होनी चाहिए, तुरतुरिया आश्रम, ठीक है, स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम के द्वारा, ठीक है, जब सीता मैया का मतलब त्याग किया गया उस टाइम पे, तो फिर वाल्मीकि ने, ठीक है, वाल्मीकि के द्वारा तुरतुरिया आश्रम में सीता माँ को शरण दिए थे। तो और लव और कुश का जन्म यहाँ हुआ था, इसको आप लिखेंगे। तो लव और कुश को भी यहाँ से जोड़ के आप लिखेंगे, लव और कुश का जन्म यहाँ हुआ था। तो ये आपका तुरतुरिया आश्रम के बारे में हो गया, जो कि महासमुंद के बारे में मैंने बता दिया। और बारनवापारा की हम लोग बात करें, तुरतुरिया आश्रम बारनवापारा में, तो बारनवापारा की यदि बात आती है तो महासमुंद के साथ बलौदाबाजार भी थोड़ा बहुत जुड़ जाता है, ठीक, इसको आप याद रखेंगे। तो इसके बाद अब धमतरी पे आइएगा, ठीक है, धमतरी आपका नेक्स्ट रहेगा। धमतरी के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ आपको पता है महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत। तो महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत, इसको जो है, ठीक है, यहाँ जो है श्रृंगी ऋषि आश्रम है, तो इसको श्रृंगी ऋषि आश्रम का, ठीक है, श्रेय मिला है। तो आप देखेंगे धमतरी महानदी का उद्गम स्थल जो सिहावा पर्वत है,
ठीक है, सिहावा पर्वत है। इसे श्रृंगी ऋषि आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भगवान श्री राम ने सप्त ऋषियों से, ठीक है, ठीक, सप्त ऋषियों से भेंट की थी, इसके बारे में आप लिखेंगे। तो श्रृंगी ऋषि सहित, ठीक है, सप्त ऋषियों से यहाँ पे भेंट की थी भगवान श्री राम ने। कहाँ पे? धमतरी के अंतर्गत सिहावा में, जहाँ पे सप्त ऋषि आपका श्रृंगी ऋषि आश्रम है। ठीक, तो ये तो रहा आपके रायपुर संभाग के अंतर्गत। अब आते हैं जो बस्तर में, ठीक है, बस्तर में हम दंडकारण्य के बारे में देखेंगे, कांकेर के बारे में देखेंगे। तो ऐसे करते इसको देख लेंगे। और एक सुकमा रामाराम भी वहाँ पे एक स्थल है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट आपका रहेगा, ठीक है, कांकेर। कांकेर आपका नेक्स्ट रहेगा। कांकेर में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो स्थित पंचवटी है, ठीक है, कांकेर में स्थित पंचवटी में, तो आपका कौन सा रहेगा ये, ठीक है, कोई सा भी नंबर का रहे, ये आपका कांकेर। कांकेर में स्थित पंचवटी में ऐसी मान्यता है, ठीक है, कि इसे सीताहरण से जोड़कर देखा जाता है। तो पंचवटी जो आपकी कांकेर में है, तो कांकेर में जो स्थित पंचवटी है, ठीक है, ऐसे माना जाता है कि वो सीताहरण से जुड़ा हुआ है। तो पंचवटी को सीताहरण से जोड़कर देखा जाता है, इसको लिखेंगे आप, ठीक है, ये रहा। अब लिखेंगे दंडकारण्य, इसके आगे आपको देखना है दंड, ठीक है। तो दंडकारण्य के बारे में देखेंगे। यहाँ के जो चित्रकूट है और फिर गढ़कूट, ठीक है, चित्रकूट और गढ़कूट, ठीक है, एक गढ़कूट, ये रामायणकालीन स्थल है, प्रमुख स्थल माना जाता है। तो ये तो रहा रामायण काल के बारे में। इसके आगे आपको 2-4 फैक्ट लिखना है। कैसे देखेंगे? सबसे पहले मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था, इसकी राजधानी, ठीक है ना, दक्षिण कोसल कहा जाता था, इसकी राजधानी कुशस्थली। और बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था और इसकी राजधानी मैंने कहा था भानुवंती। तो यहीं पे देखेंगे रामायणकालीन, ठीक है ना, भाषा उस टाइम के देखेंगे। तो उस टाइम पे रामायणकालीन भाषा आप देखेंगे तो वो था कोसली, और कोसली छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा है। इसको आपको लिखना है, ठीक। तो पहला मैंने कहा छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? दक्षिण कोसल। और दूसरी चीज़ मैंने कहा दंडकारण्य को क्या कहा जाता, मतलब बस्तर को क्या कहा जाता था? दंडकारण्य, ठीक है। अब इसकी राजधानी मैंने बताया है आपको, एक बार और लिखे तो ये आपको हो जाएगा कुशस्थली, ठीक। और दंडकारण्य की राजधानी मैंने बताया है आपको भानुमंती। अब इस टाइम पे तीसरे नंबर पे आपको लिखना होगा, ठीक है, यहाँ की भाषा। तो रामायणकालीन भाषा ये आपका कोसली था, ठीक है, कोसली। और कोसली के बारे में लिखेंगे यह छत्तीसगढ़ की, ठीक है ना, सबसे प्राचीन भाषा है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है, ठीक है। ये लाइन आपका क्लियर हुआ। चंद्रखुरी में, ठीक, माता कौशल्या का मंदिर है। माता कौशल्या का मंदिर चंद्रखुरी में। ऐसा कहा जाता है कि माता कौशल्या का जन्म चंद्रखुरी में हुआ था। ये चीज़ यहाँ पे जोड़ेंगे। एक जो स्थल मैं बता रहा था वहाँ पे जोड़ेंगे कि वहाँ रामाराम है ना, सुकमा का रामाराम भी रामायणकालीन स्थल है। तो ये तो रहा रामायण काल के बारे में। अब यहाँ पे जोड़ के आपको राम वनगमन पथ को पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग महाभारत को ख़त्म करते हैं, उसके बाद राम वनगमन पथ बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके बारे में एक एक प्लेस देखना है, उसके बारे में डेट देखना है, कौन से डेट को जो है वो हुई है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास लाऊंगा सोच रहा हूँ। तो हम लोग महाभारत काल और फिर रामायण काल को ख़त्म कर लेते हैं, फिर आपकी अगली एक क्लास होगी जो आपके सिर्फ और सिर्फ राम वनगमन पथ पे रहेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी के लिए हम लोग इसको अब रामायण काल के बाद महाभारत काल स्टार्ट करते हैं। तो महाभारत काल के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे भी ऐसी देखना है महाभारत कालीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और फिर उसके बारे में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दो चीज़ वहाँ पे देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कहा है कि छत्तीसगढ़ को रामायण काल में क्या कहा जाता था, ठीक है, दक्षिण कोसल। उसी प्रकार वहाँ पे दो नाम मिलते हैं, एक प्राग कोसल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे महाभारत काल पे, ठीक है। महाभारत काल देखेंगे, यहाँ पे सीधा आप यहाँ पे लिखना चाहें, ठीक। तो छत्तीसगढ़ से ये अच्छा खासा संबंधित रहा है, मतलब इसके बारे में अनेक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ को महाभारत काल में क्या कहा जाता था? प्राग कोसल, ठीक, प्राग कोसल तथा कोसल। अब ये दोनों नाम से कोई सा भी नाम से आए आपको टिक लगाना है। जैसे कोसल नाम से भी पूछ सकता है, प्राग कोसल भी वो कह सकता है। तो छत्तीसगढ़ को महाभारत काल में प्राग कोसल या कोसल कहा जाता था। अब बस्तर को देखेंगे, बस्तर को इस समय, ठीक है, कांतार या महाकांतार कहा जाता था, ठीक है, महाकांतार
कहा जाता था, इसको लिखेंगे। तो ये बहुत ठीक है इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक, पहले कई बार एक पूछा भी गया है। तो छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल और बस्तर को मैंने कहा है कांतर और फिर महाकांतर कहा जाता था। यहाँ पे देखेंगे, पहले मैं इससे पहले बता दूं, ठीक है, तो कहाँ कहाँ उल्लिखित है, ठीक है, किस टाइप से उल्लिखित है महाभारत में, उसको देखेंगे। जैसा कि आपकी बुक होती है, तो बुक्स में हम लोग जब चैप्टर वाइज देखते हैं तो चैप्टर 1, ठीक है, उसका एक हेडिंग रहेगा, चैप्टर 2 उसका एक हेडिंग रहेगा। वैसे महाभारत जो है पर्वों में बटा हुआ है, ठीक है। तो महाभारत में 18 पर्व है, तो महाभारत जो है 18 पर्वों में है, ठीक है, 18 पर्वों में बटा हुआ है। मतलब पर्व 1, पर्व 2, ऐसे जैसे हम लोग किसी भी बुक्स को पढ़ते हैं तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसी प्रकार महाभारत भी 18 पर्वों में है। इस प्रकार बोलो तो चैप्टर्स में, ठीक, हालांकि चैप्टर्स नहीं है लेकिन उसी प्रकार आप समझ सकते हो इसको। तो इसके 3 पर्व, ठीक है, 3 पर्वों आपको देखना है। 3 पर्व, एक आपका सभा पर्व, ठीक है, ठीक है, इसको समझ में आ गया ना आपको, सभा पर्व। सेकंड आपका भीष्म पर्व, ठीक। तीसरा एक चीज़ और देखना है आपको, ये सभा पर्व हो जाएगा, भीष्म पर्व, और एक चीज़ और आपको देखना है, वो आपको वन पर्व है, ठीक है। तो सभा पर्व में देखेंगे, ठीक, सभा पर्व में जो है आपको छत्तीसगढ़ का उल्लेख जो है कौशल के रूप में मिलता है, कौशल। तो सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का उल्लेख कौशल के रूप में हुआ है। भीष्म पर्व में महानदी का उल्लेख मिलता है, और महानदी को चित्रोत्पला, ठीक है, कहा गया है। मतलब आपको एक फैक्ट या फिर पॉइंट बोले, एक चीज़ और मिल गया कि ठीक है ना, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था, चित्रोत्पला। तो देखेंगे भीष्म पर्व में महानदी का उल्लेख मिलता है और इसे चित्रोत्पला कहा गया है, ठीक है, नीलोत्पला नहीं, चित्रोत्पला, इसके कई नाम है, पहले हमने बात किया है महानदी वाला जो मतलब ड्रेनेज सिस्टम में। तो यहाँ देखेंगे सभा पर्व, सभा पर्व में कौशल, ठीक है ना, कौशल नाम मिलता है छत्तीसगढ़ को उल्लेख, और भीष्म पर्व के अंतर्गत महानदी का उल्लेख मिलता है चित्रोत्पला के, ठीक है, चित्रोत्पला के रूप में। वन पर्व में देखेंगे तो यहाँ एक उल्लेख मिलता है ऋषभ तीर्थ का, ठीक, ऋषभ तीर्थ का। इसी ऋषभ तीर्थ को मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार और फिर पुरातत्ववेदता पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने, ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे जी ने, ठीक है, इस ऋषभ तीर्थ का पहचान, ठीक है, वर्तमान के गुंजी, कहाँ पे है, शक्ति में, गुंजी या इसे दमऊ, ठीक है, दमऊ दहरा भी कहा जाता है, इसके रूप में समीकृत किया है। तो इसको देखेंगे तो वन पर्व के अंतर्गत मैंने कहा है ऋषभ तीर्थ का उल्लेख है, और इस ऋषभ तीर्थ को, ठीक है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जो कि महान साहित्यकार हैं, पुरातत्ववेदता भी हैं छत्तीसगढ़ के, इन्होंने गुंजी या फिर दमऊ दहरा, ये दोनों एक ही है, जो कि शक्ति जिला में है, इसके रूप में इसकी पहचान इन्होंने की है। तो ये तो रहा प्रमाण, ये हो सकता है, इस सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, और इसके बारे में प्रमाण कि महाभारत काल छत्तीसगढ़ से किस रूप से जुड़ा हुआ है। अब हमें महाभारतकालीन स्थल देखना है, जैसे कि हमने रामायणकालीन स्थल देखा है, उसी प्रकार हमें महाभारतकालीन स्थल देखना होगा। तो उसके अंतर्गत भी हम एक एक करके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वहाँ पे, सबसे पहले आपका आ जाएगा बिलासपुर संभाग, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बीएसपी। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत देखेंगे एक, सबसे पहले आपका रतनपुर, रतनपुर ये वर्तमान अभी रतनपुर है, इसे, ठीक है ना, पहले मणिपुर कहा जाता था, किस काल में, महाभारत काल में। तो रतनपुर का नाम मणिपुर था, ठीक है, तो इसे मणिपुर के नाम से जाना जाता था, इसका नाम मणिपुर था। महाभारतकालीन, ठीक है, राजा हुए कौन, मोरध्वज। तो मोरध्वज, ठीक है, महाभारतकालीन एक राजा हुए, इनके पुत्र का नाम, ठीक है, ताम्रध्वज था। यहाँ तक क्लियर हुई। ऐसा कहा जाता है कि जो मणिपुर है, वर्तमान का जो रतनपुर है, ये मोरध्वज की राजधानी थी, किनकी, मोरध्वज की, ठीक है। इस प्रकार जो है, अब ताम्रध्वज भी जुड़े हुए हैं उनसे, तो इस प्रकार मोरध्वज और ताम्रध्वज, ठीक है ना, ठीक है, ये दोनों मणिपुर से संबंधित थे, मतलब वर्तमान के रतनपुर, तो रतनपुर से संबंधित थे। तो ये आपके मिला बिलासपुर के अंतर्गत, कौन सा, रतनपुर में, ठीक। अब आगे देखेंगे, ठीक है, अब महासमुंद के बारे में देखेंगे। तो महासमुंद हो गया, महासमुंद के अंतर्गत देखेंगे सिरपुर और फिर वहाँ पे एक खल वाटिका जिसे हम लोग खल्लारी कह रहे हैं, दोनों के बारे में देखना है। सिरपुर के बारे में मान्यता यह है, ठीक है ना, उसका प्राचीन नाम चित्रांगदपुर था, ठीक, सिरपुर, हालांकि आपको एक और मिलेगा, ये आपका सिरपुर है,
ठीक। इसका प्राचीन नाम मैं बता दूं श्रीपुर है, लेकिन महाभारत कालीन नाम, ठीक है, ये आपका श्रीपुर है। श्रीपुर, इसे समृद्धि की नगर, श्रीपुर का अर्थ क्या होता है? समृद्धि की नगर। तो आप देखेंगे महाभारत काल में श्रीपुर का नाम, ठीक है, चित्रांगदपुर था, ठीक है। इसका प्राचीन नाम सिरपुर है, लेकिन आप एक चीज और याद रखेंगे, इसे चित्रांगदपुर भी कहा जाता था। ये महाभारतकालीन नाम है, प्राचीन नाम से भी पूछे तो सही है। क्लियर है? अब देखेंगे यहाँ की राजकुमारी का नाम चित्रांगदा थी, ठीक, चित्रांगदा। यहाँ की राजकुमारी का नाम क्या है? चित्रांगदा। चित्रांगदा, ठीक है, चित्रांगदा वाज द प्रिंसेस ऑफ चित्रांगदपुर। क्लियर है? अब इनकी विवाह, ठीक है, अर्जुन के साथ होते हैं, ठीक है, अर्जुन के साथ इनकी विवाह होती है, ठीक है। तो अर्जुन वाज मैरिड टू चित्रांगदा, ठीक है। ये कहाँ के आपके प्रिंसेस है? राजकुमारी है चित्रांगदपुर की। अब इनके दे हैड अ सन, जिसे कह रहे हैं हम लोग भब्रुवाहन, ठीक है, भब्रुवाहन। क्लियर है? तो यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा थी। चित्रांगदा के साथ अर्जुन का जो विवाह होता है, फिर ठीक है ना, उनसे जो पुत्र होते हैं वो भब्रुवाहन होते हैं, ठीक ठीक। ऐसा कहा जाता है कि भब्रुवाहन के यहाँ शासन था, ठीक, भब्रुवाहन यहाँ का शासक था, ठीक है, भब्रुवाहन यहाँ का राजा था या फिर शासक आप बोल लो, ठीक है। तो इस प्रकार जो है भब्रुवाहन यहाँ से संबंधित था। और इस प्रकार और देखेंगे, अब भब्रुवाहन यहाँ संबंधित है, यहाँ पे इनका शासन का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इनकी राजधानी चित्रांगदापुर थी, ठीक है, चित्रांगदपुर थी, ठीक, ये आप लिखेंगे चित्रांगदपुर थी। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें पे आपको सिरपुर के बारे में याद करना है। इसके बारे में फिर से कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और देखने की कोशिश करें, ठीक है। इसमें एक बार फ्लो में हम लोग देख लेते हैं। सिरपुर का प्राचीन नाम क्या है? श्रीपुर, जिसका अर्थ क्या है? समृद्धि की नगरी, ठीक है। अब इसका और प्राचीन नाम क्या है? चित्रांगदपुर। और स्पेशली बोला जाए तो ये महाभारत कालीन नाम है। क्लियर? यहाँ की राजकुमारी का नाम क्या है? चित्रांगदा, ठीक है। इनकी विवाह किनके साथ हो जाता है? अर्जुन के साथ इनका विवाह हो जाता है, और इनसे जो पुत्र होते हैं वो भब्रुवाहन, ठीक है। और इनके शासन का उल्लेख चित्रांगदपुर में मिलता है। तो इस प्रकार भब्रुवाहन जो है चित्रांगदपुर, जिसे हम लोग श्रीपुर या फिर सिरपुर कह रहे हैं, यहाँ से संबंधित थे, और इनकी जो राजधानी चित्रांगदपुर थी, ठीक है। अब देखेंगे खलवाटिका या फिर खल्लारी, ठीक है। खल्लारी को खलवाटिका कहा जाता है, फिर उसका प्राचीन नाम खलवाटिका आप लिखेंगे, ठीक है। वहाँ पे दो चीज़ मिलता है, ठीक है, फुटप्रिंट ऑफ भीम, मतलब भीम के, ठीक है, पदचिन्ह मिलते हैं, और लाखा, ठीक है, लाक्षागृह वहाँ पे मिलते हैं। तो दूसरा रहेगा आपका, ठीक है, खल्लारी बोल लो, या फिर इसे खलवाटिका भी कहा जाता है, ठीक है। इसको खलवाटिका लिख लेंगे, खलवाटिका भी कहा जाता है। अब देखेंगे यहाँ से क्या मिला है, ठीक है, यहाँ से भीम के, ठीक है, खो, इसे भीम के पदचिन्ह, ठीक, पदचिन्ह आपको यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, इसको आप लिखेंगे पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं। साथ ही में साथ यहाँ पे लाक्षा, ठीक है ना, लाक्षागृह प्राप्त हुए। लाक्षागृह एक स्थान है, ठीक है ना, खल्लारी में लाक्षागृह एक ऐसा स्थान है जहाँ पे, ठीक, कौरवों ने, इसको लिख देता हूँ, कौरवों ने, ठीक है, पांडवों को, ठीक, सॉरी, ये आपको पांडवों हो जाएगा, पांडवों को जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा था। तो लाक्षागृह ऐसा स्थान है जहाँ पे कौरवों द्वारा पांडवों को जलाकर मारने का, ठीक है, जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा गया था। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए खिलाड़ी से मैं फिर बता दूं आपको। भीम के पदचिन्ह, ठीक है, फुटप्रिंट ऑफ भीम इन लाक्षागृह आर फाउंड, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये लाक्षागृह क्या है, तो लाक्षागृह वह स्थान है जहाँ पे कौरवों ने, ठीक है, पांडवों को जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा था। तो ये खल्लारी के बारे में हो गया। याद रखेंगे हमने तीन चीज़ों पे अभी बात कर ली, तीन स्थानों पे बात कर ली। एक आपका रतनपुर, जिसे किसके नाम से जाना जाता था? मणिपुर, ठीक है। उसके बाद हमने श्रीपुर या फिर सिरपुर, जिसे हम लोग और क्या कह रहे हैं? चित्रांगदपुर, उसके बारे में बात कर ली। उसके बाद आप देखिए खल्लारी, जिसे खलवाटिका कह रहे हैं, इसके बारे में हमने बात कर लिया है। अब देखेंगे रायपुर के आरंग, ठीक है, आरंग के बारे में देखेंगे। आरंग के बारे में दो तीन चीज़ मिलता है, ठीक, या फिर इसके पहले आप ऋषभ तीर्थ के बारे में लिख लो, ठीक, ऋषभ तीर्थ, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इस शक्ति से आपका रिलेटेड हो जाएगा, तो सेकंड यहाँ पे जिला आप लिख सकते हो शक्ति, ऋषभ तीर्थ।
ऋषभ तीर्थ आपको पता है रामायण कालीन स्थल मैंने बताया है, तो इसकी पहचान फिर वही सेम लाइन आ सकता है आपका लोचन प्रसाद पांडे ने। इसकी पहचान लोचन प्रसाद पांडे ने वर्तमान के गुंजी, ठीक है, जिसे दमोह दरहा भी कहा जाता था, ठीक, दमोह दरहा भी कहा जाता था, ठीक है, इसके रूप में इसकी पहचान की है। इसका मतलब यह है कि मोर ध्वज एवं ताम्र ध्वज, ठीक है, मोर ध्वज, इसको लिख लो आप लोग, मोर ध्वज ताम्र ध्वज भी यहाँ से संबंधित थे। याद रखो हमने रतनपुर के बारे में भी बात की, तो रतनपुर से भी संबंधित थे, ठीक है, और इनके अनुसार गुंजी ये स्थान है। इसका मतलब यह है कि मोर ध्वज एवं ताम्र ध्वज भी यहाँ से संबंधित थे, ऐसे इसे कहा जाता है। अब आगे आपका आरंग रहेगा, ठीक है, आरंग, ठीक, ये रायपुर में स्थित है, ठीक है, ये रायपुर में स्थित है। अब आरंग के बारे में देखेंगे, ठीक है, इसका प्राचीन नाम भांडेर मिलता है, क्या, भांडेर, इसको लिखेंगे। तो आरंग के प्राचीन नाम भांडेर है, इसे मोर ध्वज की नगरी कहा जाता है, ठीक, मोर ध्वज की नगरी कहा जाता है। तो आरंग के बारे में मैं बता दूं, ये रायपुर में स्थित आरंग है, ठीक है, आरंग का प्राचीन नाम भांडेर था, क्लियर, इसे मोर ध्वज की नगरी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि मोर ध्वज और फिर आपके ताम्र ध्वज भी यहाँ से संबंधित थे। तो यहाँ पे अब तक हमने देखा है 3 जगह, रामायणकालीन शासक जो कि ताम्र ध्वज, ठीक है ना, ताम्र ध्वज और मोर ध्वज, ये दोनों, ठीक है, 3 जगह से संबंधित थे। एक हमने कौन सा देखा, सबसे पहले रतनपुर, जिसे मणिपुर वाला कह रहे हैं। दूसरा हमने यहाँ पे, ठीक है ना, गुंजी या फिर ऋषभ तीर्थ की बात करी है, दमोह दरहा वाला। और तीसरा हमने भांडेर, जिसे आरंग हम लोग कह रहे हैं, यहाँ से संबंधित थे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका महाभारत काल भी खत्म होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपके महाभारत काल और फिर रामायण काल एक कंटिन्यूएशन के लिए था। इसके आगे आपको, ठीक है, महाजनपद काल पढ़ानी है। लेकिन वनगमन पथ जो कि प्रेजेंट से आपके जुड़ेगा, ठीक है, हमारे सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जहाँ जहाँ से श्री राम चंद्र जी जहाँ जहाँ से गुजरे हैं, माता सीता और फिर लक्ष्मण जी 75 स्थानों से होकर गुजरे हैं। मैं कह रहा हूँ, ये मतलब इसके बारे में कह चुका हूँ। और 51 ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो समय व्यतीत किए, जहाँ पे वो ठहरे हैं, ठीक है। और ये 51 जगह पे ही, ठीक है, वनगमन पथ जो है बनाया जा रहा है, इन जगहों को डेवलप किया जा रहा है उसके स्थान पे, ठीक है। तो अब देखेंगे, ये इसमें से प्रथम चरण में 9 जगहों को जो है चिन्हांकित किया गया है। मैं राम वनगमन पथ जब आपको पढ़ाऊंगा, अगली वीडियो आपकी आएगी, कल या फिर परसों डल जाएगी, उसमें पूरा डिटेल रहेगा। चूँकि वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हमें टाइम भी मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए मैं उसको सेपरेट लाने का सोच रहा हूँ। तो उसको इससे एसोसिएट करके आपको पढ़नी है। फिलहाल आप इतना पढ़ के रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको राम वनगमन पथ को रामायण काल से जोड़ लेनी है, जो कि आपकी अगली वीडियो होगी। उसके बाद हम लोग महाजनपद, फिर अब आगे जो है सब पे हम लोग बात करेंगे। इसलिए बस इतना ही है। अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आपकी क्लासेस चलती रहेंगे, हर एक या फिर 2 दिन में आपकी क्लास आती रहेंगे। अब प्री तक देखते हैं कहाँ तक चलते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।